हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 011 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी। इससे पहले का सारा क्वेश्चन बना के दे दिया हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है। यानी कि हम लोग डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है, हम लोग का फॉलोइंग कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला दिया हुआ है सब रूटीन एंड फंक्शन। तो देखिए अब हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सबके बारे में बता दूंगा कुछ कुछ, ठीक है। तो पहला है सब रूटीन। तो सब रूटीन देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ वो ज़रूरी है। देखिए मैंने स्टार बनाया, सब रूटीन किया, उसके नीचे ये दिया, उसके बाद मैं पॉइंट में देखिए लिख रहा हूँ। आप पॉइंट में लिखिएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ लिख दोगे। आप पैराग्राफ लिखोगे ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ही बड़ा पैराग्राफ लिख दोगे तो आप समझिए आपको उतना नंबर नहीं देगा वो लोग। वही अगर आप पॉइंट में लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। देखिए सब रूटीन, a subroutine is a named sequence of code that performs a specific task। देखिए सब रूटीन, देखिए सब मतलब एक ही तरह का बोल रहा है, तो वही है इज़ अ नेम्ड सीक्वेंस ऑफ कोड, ठीक है। सब रूटीन सीक्वेंस ऑफ कोड है जो परफॉर्म करता है एक ही तरह का टास्क, यानी कि स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सब रूटीन आर ऑफन used for actions or operations that don't need to produce an output value but are executed for their side effects, ठीक है। तो सब रूटीन क्या होता है ना, ऐसा एक्शन करता है या ऐसा ऑपरेशन करता है जिसके लिए हम लोग को कोई वैल्यू नहीं निकलता है, ठीक है। कोई आउटपुट नहीं आता है उसका। वो यूज़ ही इसलिए होता है कि अपना साइड इफ़ेक्ट को चेक करने के लिए, ठीक है। सिंपल ऐसे समझिए कि हम लोग कोई सब रूटीन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उससे कोई आउटपुट चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम लोग बस कंपैरिजन कर रहे हैं कोई चीज़ का और उसका देख रहे हैं कि इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या इसकी कौन सी मिस्टेक है, ये कहाँ पे वर्क नहीं कर पा रहा है। तो ये हो गया सब रूटीन। ये मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखा है, आप लिख दीजिएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और देखिए इसमें 3 तो डेफिनेशन है, ये मॉडेम और ये वाला है, और उसके बाद फिर देखिए URL और IP एड्रेस है। तो 6 मार्क्स के लिए ये समझिए, ये जो पहला क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स का हुआ, ठीक है। यानी कि ये पहला पॉइंट 1 मार्क्स का, तो इतना काफ़ी है। अब देखिए फंक्शन, इसमें बोला सब रूटीन एंड फंक्शन, तो फंक्शन के बारे में लिखते हैं। अ फंक्शन इज़ ऑल्सो अ नेम्ड सीक्वेंस ऑफ कोड, ठीक है, दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो ये फंक्शन फंक्शन भी जो होता है ना, वो एक तरह का सीक्वेंस ऑफ कोड होता है जो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टास्क को। अब फंक्शन के बारे में तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में भी फंक्शन के बारे में आप लोग को पता ही होगा। फंक्शन यानी कि हम लोग मान लीजिए कोई हम लोग को प्रोग्राम है, उसको बार बार यूज़ करना है, ये बार बार यूज़ होने वाला है, तो हम लोग उसका एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं और जब भी हम लोग को उस कोड का ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग फंक्शन का नाम देके उस फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वही है, इज़ ऑल्सो नेम्ड सीक्वेंस ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। देखें सेकेंड पॉइंट, इट रिटर्न्स अ वैल्यू और रिजल्ट टू द कॉलिंग प्रोग्राम। जैसे ये सब रूटीन था, ये कोई आउटपुट नहीं देता था, लेकिन ये जो फंक्शन होता है ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। इट रिटर्न्स अ वैल्यू और रिजल्ट टू द कॉलिंग प्रोग्राम। हम लोग जो भी फंक्शन में प्रोग्राम लिखते हैं उससे कोई ना कोई वैल्यू आएगा ही, आउटपुट आएगा ही फंक्शन में। थर्ड पॉइंट, फंक्शन आर यूज टू कैलकुलेट एंड रिटर्न रिजल्ट बेस्ड ऑन द इनपुट पैरामीटर, ठीक है। फंक्शन क्या करता है, जो भी रहता है उसको कैलकुलेट करेगा और उसके बाद रिजल्ट हम लोग का आउटपुट ज़रूर देगा बेस्ड ऑन इनपुट पैरामीटर। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन ऐड नाम का, और उसमें मैं 2 वैल्यू दे दिया हूँ A और B, और ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न कर देता है मेरे को A + B, ठीक है। सिंपल ऐसा समझिए, मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, उसमें 2 पैरामीटर दिया A और B, और वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर दे रहा है A और B का, रिटर्न A + B। अब मान लीजिए मैं नीचे कोड में A को 5 दे देता हूँ, B को भी 5 दे देता हूँ, और ये फंक्शन कॉल कर देता हूँ ऐड वाला जो मैंने बनाया है। तो वो क्या करेगा, ये एक का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे A पे ले जाएगा यानी 5 पे, और B जो दिए थे उस B को लेके जाएगा, और इसके अंदर रिटर्न क्या हो रहा था, A + B, है ना। तो क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, 5 + 5 यानी कि 10, तो 10 रिटर्न कर देगा। तो वही लिखा है आर यूज टू कैलकुलेट एंड रिटर्न अ रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट करता है बेस्ड ऑन इनपुट पैरामीटर, यानी कि हम लोग जो इनपुट देंगे उसी के हिसाब से वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये हो गया फंक्शन का डेफिनेशन। अब देख लेते हैं दूसरा,
तो दूसरा है ये मॉडेम एंड रूटर। तो देख लेते हैं मॉडेम क्या होता है। मॉडेम, अब मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर को ही शॉर्ट फॉर्म में मॉडेम बोलते हैं। तो मॉडेम इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर कम्युनिकेशन चैनल सच एज टेलीफोन्स, लाइंस और केबल सिस्टम। तो ये मॉड्यूल क्या करता है ना, क्या ये एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देता है, यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देता है। आप ऐसा समझिए कि दो कॉलिंग सिस्टम, एक यहाँ पे है, ये आपका फ़ोन है और ये आपके दोस्त का फ़ोन है, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हो वो तो ये रहेगा डिजिटल, तो उसको एनालॉग वायर के थ्रू जो जाने के लिए तो यहाँ पे एक मॉडेम लगा रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो डिजिटल आप जो बोले उसको एनालॉग सिग्नल में भेजेगा, ठीक है। और फिर आपके दोस्त के इसमें भी ये लगा रहेगा, ठीक है, मॉडेम, और उसके बाद ये दोस्त का नंबर है। तो अब ये जो एनालॉग सिग्नल यहाँ से आ रहा है इसको फिर ये पकड़ेगा, ठीक है, मॉडेम, और इसको वापस डिजिटल सिग्नल में करेगा और उसके बाद आपको ये आवाज़ सुनाई देगा जो वो बोल रहा है, ठीक है। तो वही दिया हुआ है। तो मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेटर लेता है और वो क्या करता है, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देता है और फिर एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल डेटा में भी चेंज कर देता है फ़ोन लाइन के लिए। तो वही लिखा है, कन्वर्ट डिजिटल डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल, ठीक है, एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर कम्युनिकेशन चैनल। क्या करने के लिए ये चेंज करता है, ट्रांसमिशन करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल के बीच में, यानी कि दो जगह पे कम्युनिकेट करने के लिए ये क्या करता है, डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में चेंज कर देता है। और यहाँ पे एग्जांपल भी देखिए, सच एज टेलीफोन लाइंस और केबल सिस्टम, ठीक है। टेलीफोन लाइन में भी ऐसा ही होता है, केबल सिस्टम में भी ऐसा ही होता है। तो ये हो गया मॉडेम का यूज़। अब इसी तरह रूटर का देख लेते हैं। अ रूटर इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर सच एज लोकल एरिया नेटवर्क एंड द इंटरनेट। ये जो रूटर है ये आप लोग के घर में भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या होता है ना, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत बड़े एरिया के लिए नहीं होता है, ये लोकल एरिया के लिए। मान लीजिए कि आपका घर हो गया, आपके घर में मान लीजिए बहुत सारे रूम है, ठीक है, तो उसके लिए आप एक रूटर लगा सकते हो, जितना भी नेटवर्क होगा उसको एक जगह पे कनेक्ट करने के लिए। तो वहीं पे लिखा है सच एज लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लैंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये नहीं कि आप बोलोगे पूरे शहर के को मैं एक रूटर पे ला देता हूँ, वो नहीं हो सकता। एक छोटे एरिया के लिए लोकल एरिया नेटवर्क एंड द इंटरनेट, ठीक है, क्या करता है, लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है इस तरह से। अ रूटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर, नेटवर्क को एक साथ करता है, ठीक है। जैसे कि ऐसा समझिए कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि आपका घर का जितना भी नेटवर्क है उसको इंटरनेट से, इंटरनेट तो बहुत विशाल है ना, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो आपका ये छोटा सा नेटवर्क जो है उसको पूरे इसके साथ कनेक्ट कर देता है। ये होता है रूटर का काम। अब थर्ड जो है URL एंड IP एड्रेस, ये सभी क्वेश्चन इसी का है, ठीक है, 1 का D नंबर ही है। तो अब हम लोग देख लेते हैं URL एंड IP एड्रेस। तो URL is a web address that specifies the location of a resource on the internet। ये क्या करता है, वेब एड्रेस देता है, ठीक है। स्पेसिफाई द लोकेशन, लोकेशन जो होता है ना उसका, ठीक है, इंटरनेट पे उसका लोकेशन कहाँ पे है वो करता है URL। इट कंसिस्ट ऑफ सर्वल पार्ट्स लाइक प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखे होंगे, कोई भी आप लोग जब ये YouTube भी खोलते हो तो आप लोग का ये दिखता होगा http:// है ना, या फिर और ये देखिए HTTP है या फिर HTTPS, ठीक है। ये आप कोई भी लिंक खोलते होगे तो ये दिखता होगा URL एंड द डोमेन नेम। और इसके अब आगे कुछ भी डोमेन रहता है, जैसे कि youtube.com, www.youtube.com। तो ये हो गया डोमेन नेम। डोमेन क्या हो गया, यूट्यूब, या यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये हो गया डोमेन नेम यूट्यूब। तो हम लोग यूट्यूब जानते हैं, लेकिन इंटरनेट क्या जानता है, वो URL के नाम से इसको जानता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का URL। और URL इज़ अ वेब एड्रेस, ठीक है, एड्रेस दैट स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन दी, ठीक है। ये एक वेब एड्रेस होता है जो क्या बताता है, लोकेशन बताता है जो भी रिसोर्स हम लोग कर रहे हैं इंटरनेट में, ठीक है, उस रिसोर्स का इंटरनेट पे कौन सा एड्रेस है वो बताने के लिए। अब ये देखिए IP एड्रेस के बारे में पूछ रहा है। तो IP एड्रेस,
एन इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी एड्रेस इज़ अ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर फॉर एवरी डिवाइस और इंटरनेट दैट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट। ठीक है, ये एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है क्या, न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर। ठीक है, हर डिवाइस के लिए आईपी एड्रेस अलग अलग होता है पूरे इंटरनेट पे। ये जो इंटरनेट है ये पूरा है, और उसमें मान लीजिए मैं एक यूट्यूब ढूंढ रहा हूँ, youtube.com या फिर इंस्टाग्राम, तो इसका ये जो यूट्यूब का है ना, इसका एक आईपी एड्रेस होगा इस पूरे इंटरनेट पे। ठीक है, न्यूमेरिकल एड्रेस यानी कि ऐसा समझिए 122.94.18.1। ठीक है, ये एक मान लीजिए एड्रेस है। तो हम लोग तो जान रहे हैं youtube.com से, लेकिन पूरा इंटरनेट उसको क्या जान रहा है, किससे, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू था 122.94, ये हम लोग को, ये पूरा इंटरनेट उसको इस वैल्यू से जान रहा है, हम लोग यूट्यूब से जान रहे हैं। ठीक है, तो वही दिया है, एन आईपी एड्रेस इज़ एन ऑनलाइन डिवाइस एड्रेस यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है, कम्युनिकेट करने के लिए, पूरा इंटरनेट में कम्युनिकेट करने के लिए होता है। आईपी एड्रेस से हम लोग किसी चीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने यूट्यूब के लिए बताया। तो यूट्यूब का जो आईपी एड्रेस है उससे ही पूरा इंटरनेट पे उसको ढूंढा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आईपी एड्रेस, उसका एड्रेस बताने के लिए, यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर। ठीक है, हम लोग का जो, आप लोग जो ये चला रहे हो ना लैपटॉप या मोबाइल, इसका भी एक आईपी एड्रेस होता है उस पूरे इंटरनेट पे। ठीक है, तो इसे कहता है आईपी एड्रेस। अब देख लेते हैं हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 1 का ई। व्हाट आर कम्युनिकेशन पोर्ट्स एंड व्हाई आर दे नीडेड, एक्सप्लेन पैरेलल पोर्ट्स एंड सीरियल पोर्ट्स। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, तो इसमें क्या पूछ रहा है, कम्युनिकेशन पोर्ट्स क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, उसके बाद फिर पैरेलल पोर्ट्स के बारे में पूछ रहा है, फिर सीरियल पोर्ट्स के बारे में भी पूछ रहा है। तो एक ही क्वेश्चन में देखिए कितना कुछ पूछ रहा है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो आइए ये देख लेते हैं। पहले पूछा है कम्युनिकेशन पोर्ट्स क्या होता है, तो पढ़ लेते हैं। अ कम्युनिकेशन पोर्ट इज़ अ फिजिकल इनपुट आउटपुट इंटरफेस दैट सेंड्स एंड रिसीव डेटा बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन, आप पहले कम्युनिकेशन सुने होंगे तो क्या समझ में आ गया होगा कि कुछ कम्युनिकेट करने के लिए है, किसी चीज़ का आदान प्रदान करने के लिए। तो वही क्या है, ये फिजिकल क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन फिजिकल डेटा होता है जो क्या करता है, सेंड और रिसीव करता है डेटा बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, पोर्ट्स हेल्प मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा, इंश्योरिंग इट्स रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन विद इन अ कंप्यूटर और अक्रॉस अ नेटवर्क। तो क्या करता है हम लोग का पोर्ट्स, हेल्प करता है डेटा का फ्लो को फाइंड करने के लिए, यानी कि डेटा को फ्लो को मैनेज करने के लिए कि ये हम लोग का एक पोर्ट है, ये दूसरा पोर्ट है, तो यहाँ से यहाँ को डेटा जाना है, तो वो पूरा अच्छे से इसका बना के देगा कि ये कैसे जाएगा फ्लो इसका, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे गया। ठीक है, और ये इंश्योर भी करता है कि जो हम लोग डेटा भेज रहे हैं वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे ही जाए। मान लीजिए हम लोग को यहाँ इससे यहाँ पे भेजना है, तो ये पोर्ट ये भी पूरा ये करता है कि ये यहाँ से यहाँ पे जाए, पहुँचे। वही है, देखिए, इंश्योरिंग इट रीचेज द करेक्ट डेस्टिनेशन विद इन ए कंप्यूटर और अक्रॉस अ नेटवर्क। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के बीच में भी हो सकता है या फिर नेटवर्क के बीच में भी कोई हो सकता है। मान लीजिए इस नेटवर्क से हम लोग को इस नेटवर्क में कोई डेटा भेजना है, तो इसके बीच में हम लोग 3-4 पोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि पहले इस पोर्ट पे गया, फिर इस पोर्ट से इस पोर्ट पे, फिर इससे, फिर यहाँ से इस नेटवर्क पे पहुँच गया। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिकेशन पोर्ट्स के बारे में। तो मैंने एकदम अच्छे से सिंपल मीनिंग में लिख दिया है, आप भी एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल लिख सकते हो, या फिर अभी मैंने जो आपको समझाया आप वैसे भी एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो, कोई ये नहीं है, आप ये भी लिखिए या फिर वैसे लिख लीजिए। ठीक है, आप पूछ रहा है कि पैरेलल पोर्ट्स क्या होता है और सीरियल पोर्ट्स क्या होता है, तो देख लेते हैं इसको। सीरियल पोर्ट्स प्रोवाइड एन इंटरफेस टू कनेक्ट सीरियल लाइंस टू प्रिपेयर अ सीरियल कम्युनिकेशन। यानी सीरियल पोर्ट क्या करता है, एक इंटरफेस करता है जो सीरियल लाइन ये करता है। ठीक है, इंटरफेस बनाता है टू प्रिपेयर अ सीरियल कम्युनिकेशन, यानी कि सीरियल लाइन बाय लाइन कम्युनिकेशन के लिए सीरियल पोर्ट्स का यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया सीरियल पोर्ट्स, एक ही लाइन से जा रहा है। ठीक है, इसके लिए ये नहीं होता है कि अलग अलग हो गया है।
तो ये हो गया। अब देखिए यहीं पर सीरियल कम्युनिकेशन गेन्ड बाय सिंगल वायर, मैंने बोला था एक ही लाइन से, ठीक है, सिंगल वायर एंड ओनली द सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ठीक है। सीरियल पोर्ट्स में क्या होता है, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे ना 10 डेटा है, ठीक है, यहाँ पे, तो सीरियल पोर्ट्स में क्या होगा ना, इसी एक ही लाइन हम स्टार्ट करेंगे और इसी से जाएगा, पहला डेटा गया, दूसरा डेटा गया, तीसरा डेटा गया, चौथा डेटा गया, लेकिन इसी से जा रहा है, मैं अलग अलग कुछ नहीं बना रहा हूँ, इसी से भेज रहा हूँ सबको। तो ऐसे करके 10 डेटा मैंने भेज दिया, तो वही लिखा हुआ है ट्रांसफ़र, वही हिंदी में, अभी इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है सीरियल कम्युनिकेशन गेन्ड बाय सिंगल वायर एंड ओनली द सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा, यानी कि एक ही टाइप का डेटा, सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर, यानी एक एंड से दूसरे एंड पर। Therefore, like parallel transmission, in serial transmission data speed mismatch is not a problem। तो देखिए सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स के बारे में पढ़ोगे तो जान लोगे, लेकिन पैरेलल पोर्ट्स में क्या होता है, पैरेलल में तो आप समझ गए होगे, एक साथ ही, मतलब मैं 3-4 डेटा को एक साथ भेज रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ से भेजा, यहाँ से भेजा, यहाँ से भेजा, यहाँ से भेजा, तो क्या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये वाला पहले पहुँच गया, ये वाला लेट से पहुँच रहा है, ये पहले पहुँच चुका है, ये वाला अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो इससे क्या हो सकता है, डेटा मिसमैच हो सकता है ना, कि ये पहले पहुंच गया, अब ये ढूंढ रहा है, इसको तो मिला ही नहीं अभी तक, क्योंकि ये तो भी आधी पे है, ये अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो सीरियल में कम्युनिकेशन में ये दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि सीरियल में तो हम लोग क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं और इसी से भेजते जाते हैं सबको। तो इसमें आप बताइए, आप डेटा इधर उधर होने का कोई दिक्कत है क्या? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि एक ही जगह से भेज रहे हैं। तो बस वही है, यहाँ पे लिखा हुआ है बस, देयरफॉर लाइक पैरेलल ट्रांसमिशन इन सीरियल ट्रांसमिशन डेटा स्पीड मिसमैच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि इसमें तो एक ही वायर से जा रहा है सब। तो ये हो गया सीरियल पोर्ट्स के बारे में। देखिए मैंने 2 पॉइंट में लिखा है, पहले स्टार्ट दिया सीरियल पोर्ट्स, उसके बाद इसको पॉइंट दिया, फिर लिखना शुरू किया, फिर दूसरा पॉइंट दिया, फिर लिखना शुरू किया। तो आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखिएगा, ध्यान दीजिए ये सब पूरे में। अब देखते हैं ये पैरेलल पोर्ट्स। तो पैरेलल पोर्ट्स आर अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पोर्ट्स यूज टू ट्रांसफ़र डेटा इन पैरेलल, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया इसी में सीरियल में कि पैरेलल डेटा को ये करने के लिए, यानी कि यहाँ से भी कोई डेटा जा रहा है, यहाँ से भी किसी को भेज रहे हैं, यहाँ से भी किसी को भेज रहे हैं, ठीक है। मीनिंग मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा आर सेंट साइमल्टेनियसली ओवर मल्टीपल वायर्स, ठीक है, यानी कि एक ही साथ बहुत सारे डेटा को भेज रहे हैं, ऐसे एक साथ सब जा रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, 4-5 वायर मैंने कर लिया, इसी को कहते हैं पैरेलल पोर्ट्स, यानी एक साथ बहुत सारे डेटा, वही लिखा हुआ है इंग्लिश में। इन पैरेलल पोर्ट्स द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज रिलेटिवली हाई एज कंपेयर टू सीरियल पोर्ट्स बिकॉज दिस ट्रांसमिट डेटा विदाउट एनी होल्ड अप। देखिए पैरेलल पोर्ट्स का एक ये पॉजिटिव पॉइंट है ना, आप ही को ध्यान दीजिए, मेरे पास एक 10 डेटा था, सीरियल पोर्ट्स में मैं क्या कर रहा था, एक को भेजा, उसके बाद फिर दूसरे को भेजा यहीं से, फिर तीसरे को भी भेजा यहीं से। लेकिन पैरेलल पोर्ट्स में अगर मेरे पास 10 डेटा है तो मैं 10 को एक साथ भेज सकता हूँ अलग अलग वायर से, इससे पहला को भेज दिया, इससे दूसरा को, तीसरा को, चौथा को, पांचवा को, छठा, इसी के साथ 10 भेज सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा, हम लोग का डेटा जल्दी फ्लो कर पाएगा, है ना, जल्दी जा पाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज रिलेटिवली हाई एज कम्पेयर टू सीरियल पोर्ट्स बिकॉज दिस ट्रांसमिट डेटा विदाउट एनी होल्ड अप। सीरियल पोर्ट्स में तो पहला अगर भेज रहे हैं तो यहाँ पे जो 10 डेटा था तो दूसरा तीसरा सबको रुकना पड़ रहा था, लेकिन पैरेलल पोर्ट्स में ये नहीं होता, यहाँ पे 10 डेटा है तो मैंने 10 वायर बना दिया और भेज दिया। तो वही है, बस इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो बस यही था पैरेलल पोर्ट्स और सीरियल पोर्ट्स। तो आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।